हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 जो कि अभी प्रस्तावित है आपकी 23-24 तारीख के अंदर, इसी महीने में। तो उस परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम इन कंप्यूटर की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इस इन सभी क्लासेज में हम बात करेंगे संपूर्ण कंप्लीट जो सिलेबस है आपका कंप्यूटर का, जो मेंशन है सारे टॉपिक, उनसे रिलेटेड जितने भी सभी क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो अभी तक की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी का कलेक्शन एक ही क्लास में हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आइएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट वेब ब्राउजर की बात करें, इंटरनेट वेब ब्राउजर से यहां पर आपका क्या सामान्य सा तात्पर्य रहेगा भाई? इंटरनेट वेब ब्राउजर से आपका तात्पर्य जो रहने वाला है वो रहेगा कि जो भी आपके मोबाइल फोन में जो भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन होते हैं, जैसे हम बात करें आपका क्रोम है, ठीक है, मोजाइला फायरफॉक्स है, ये सभी आपके जितने भी तरह के एप्लीकेशन होते हैं ये आपके इंटरनेट ब्राउजर कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका मान लो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर कोई भी आपकी विंडो पर इंटरनेट का प्रोग्राम ओपन किया हुआ है आपने आपके डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो काफी बार आप देखते हो जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये आपका मिनिमाइज किया हुआ खुल जाता है। जैसे इसमें कोने पे आप देखोगे इस तरीके से बटन होते हैं, जो एक मिनिमाइज का, एक मैक्सिमाइज का, एक क्लोज, तीन आपके बटन आपको दिखाई देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, या तो इन पर क्लिक कर करके हम हमारे जो प्रोग्राम की टेब होती है उसको बड़ा कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट आपके कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन की होती है स्टूडेंट्स, ये F1 से लेके F12 तक की जितनी भी कीज होती है ये आपकी क्या कहलाती हैं? फंक्शन कीज के नाम से जानी जाती है कीबोर्ड पर। तो इनका पर्टिकुलर एक एक की का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे पूछा है कि इंटरनेट ब्राउजर की जो विंडो होती है उसको फुल स्क्रीन करने के लिए, तो उसके लिए जो हम जिस टैब का उपयोग करते हैं स्टूडेंट, वो आपकी टैब होती है F11। F11 क्या करती है कि अगर हम इंटरनेट का ब्राउजर ओपन किए हुए हैं, ठीक है, और इसको बड़ा करना चाहते हैं, जितनी आपकी क्या है मॉनिटर की स्क्रीन है उतना ही बड़ा आप इसको करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट आपके कीबोर्ड से क्या करोगे भाई, F11 की को क्या करोगे, प्रेस करोगे। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये टैब आपकी क्या हो जाएगी भाई, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम F11 की का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य कीज आपकी F10 की बात करें, ठीक है, तो ये मेन्यू बार को ओपन करने के लिए होती है। मेन्यू बार से तात्पर्य जैसा कि आप देख पाते हो कि जब भी आप कोई टैब आपकी स्क्रीन पर ऑन करते हो, ठीक है, तो आपकी सबसे पहले जो भी प्रोग्राम को आप खोल रहे हो, जैसे एक सिंपल सा अपन वर्ड की बात करें, वर्ड की कोई फाइल आपने ओपन की है तो जो इसके ऊपर ही ऊपर का होता है ये बार कहलाता है आपका टाइटल बार, और टाइटल बार के नीचे जो बार होती है वो आपकी कहलाती है भाई मेन्यू बार। उसके अंदर आप देखते हो अलग अलग टेब होती है फाइल की। ठीक है, फाइल है जिसके अंदर सबसे पहला टेब आता है हमारा होम पेज, इंसर्ट, डिजाइन, इस तरह की सारी अलग अलग टेबें आती हैं, वो सब आपका क्या कहलाता है, मेन्यू बार कहलाता है। तो उसको डायरेक्ट ओपन करने के लिए, ठीक है, हम किस की का उपयोग करते हैं, आपकी F10 का। F9 और F8 की बात करें तो F9 की जो आपकी होती है MS वर्ड को, MS वर्ड के अंदर आप काम कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए, इसके अलावा जब भी आप ईमेल भेजते हो तो उसका जो सेंड का डेटा और रिसीव का डेटा होता है उसको ओपन करने के लिए। इसके अलावा F8 की बात करें तो ये बूटिंग ऑपरेशन को ओपन करने के लिए। बूटिंग क्या होती है भाई, बूटिंग होती है कि जब भी आप कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर को आप जो ऑन करते हो ना, वो प्रोसेस जितना टाइम आपका कंप्यूटर ऑन होने में लेता है तो वो आपका बूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो बूटिंग मेन्यू होता है अलग से, जब आप विंडो वगैरह डालते हो आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो हमको इसकी क्या होती है, जरूरत होती है। तो बूटिंग मेन्यू को ऑन करने के लिए हम किस की का उपयोग करते हैं, F8 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका भाई F11, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? देखिएगा यहां पर जो आपका जो मेन क्वेश्चन है वो आपका जिस टॉपिक से लिया गया है वो हमारा टॉपिक है भाई आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से जो हमारे आउटपुट डिवाइसेज होते हैं भाई, उनको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और दूसरा होता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करें तो इसके अंदर
वो आउटपुट होते हैं जिनको केवल और केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले होते हैं। तो डिस्प्ले किस पर होते हैं, हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पर। तो मॉनिटर से हमको जो आउटपुट मिलता है वो आपका कौन सा होता है भाई, सॉफ्ट कॉपी। और जो आउटपुट आपका प्रिंटर से आपको मिलता है हार्ड कॉपी के रूप में, यानी प्रिंटर क्या करता है, पेज पर प्रिंट करवा करके आपको देता है, जिसको आप अपने हाथों में लेकर के पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, कोई इमेज है तो आप देखोगे, कोई डेटा है, कोई फाइल है, डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है तो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो प्रिंटर्स के द्वारा जो आउटपुट आपको उपलब्ध करवाया जाता है वो आपका हार्ड कॉपी, और जो मॉनिटर के द्वारा आपको आउटपुट उपलब्ध करवाता है वो आपका कंप्यूटर सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। इसके अलावा बात करें मॉनिटर को, देखिएगा VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपसे काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि मॉनिटर का अन्य नाम क्या होता है, तो मॉनिटर का अन्य दूसरा नाम होता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ऐसे ही अब अगर बात करें तो हम प्रिंटर मॉनिटर के आपके प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपका CRT, ठीक है, CRT होता है कैथोड रे ट्यूब। इसके अलावा बात करें तो कलर। अब कलर में हम फिर से देखते हैं तो हमारे पास में तीन तरह के मॉनिटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, LED, LCD और TFT। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT का होता है। इसके अलावा लेटेस्ट अभी वर्तमान में जो मॉनिटर्स काम में लिए जा रहे हैं बड़े ऑफिसेज में, वो आपके OLED टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ऑर्गेनिक लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये क्या होती है, जो डिस्प्ले आपकी कर्व्ड डिस्प्ले होती है ना भाई, इस तरीके से आज के समय में जो आपकी ये मॉनिटर्स आ रहे हैं, एलईडी आ रही हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, OLED कहलाती हैं। ऐसे ही हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर को फिर से आपको दो भागों में डिवाइड करते हैं हम, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट के अंदर वो प्रिंटर आते हैं जिनके अंदर हैमर प्रोसेस के द्वारा प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, जिसके अंदर हम बात करें तो डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ठीक है, इन्हीं के अंदर आपके डेजी व्हील है, डॉट मैट्रिक्स है, ये सभी प्रिंटर शामिल है। और अगर हम नॉन इंपैक्ट की बात करें तो जिनके अंदर बिना आवाज के प्रिंटिंग का प्रोसेस किया जाता है, यानी कि जिनमें लेजर बीम का उपयोग करते हैं, तो जो आपका इंकजेट होता है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। इसके अलावा हम बात करें तो आपका थर्मल प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर आपके नॉन इंपैक्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब इतना समय नहीं है भाई कि डिटेल में इनके बारे में अपन बात करें, लेकिन मैंने फिर भी आपको सारी चीजें समझाई हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो हार्ड कॉपी से मीनिंग है प्रिंटर होगा भाई। अब प्रिंटर में कोई सा भी हो सकता है, तो देखिएगा मॉनिटर आपका कौन सा होता है भाई, सॉफ्ट कॉपी। लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर क्या प्रिंटर का प्रकार है क्या, तो बिल्कुल हाँ जी, लेजर प्रिंटर होगा ना वो आपका भाई साहब एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होगा। वीडियो की बात करें तो ये भी आपका मॉनिटर का एक प्रकार है, तो ये भी आपका नहीं होगा। प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर भी एक मॉनिटर का क्या है, अपडेट वर्जन है प्रोजेक्टर। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो छोटी इमेजें होती हैं, यानी कि कोई भी चीज को बड़े आकार में अगर अपन देखना चाहते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में जो PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, किसी की कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी एक से अधिक लोगों को किसी सेमिनार हॉल में देनी होती है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई बी, लेजर प्रिंटर। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। देखिएगा पर्टिकुलर यहां पर हमको नाम दिया विंडो 10, तो किसी भी विंडो को डालते ही जब पहली बार हमारी स्क्रीन पर मॉनिटर की पे जो विंडो खुल करके आती है, हम उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम उसको काफी बार हम यूज करते हैं, भाई हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन चली गई है, वो चली गई है, ये चली गई है। ठीक है, तो देखिएगा फाइल फोल्डर तो आपका होगा नहीं, शायद डेस्कटॉप अपन बोलते हैं तो हो सकता है आपका डेस्कटॉप हो, और रिसाइकिल बिन भी आपका नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत। रिसाइकिल बिन के अंदर जिन फाइलों को हम डिलीट कर देते हैं वो सभी फाइल आपकी स्टोर हो जाती हैं। अगर अपन को कोई चीज गलती से डिलीट हो गई है तो वो पहले कंप्यूटर के रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगर हमको लगा भाई यार गलती से बाय डिफॉल्ट हमसे बाय मिस्टेक डिलीट हुई है, तो आप रिसाइकिल से वापिस से उसको रिस्टोर कर सकते हो, इसलिए आपका रिसाइकिल बिन होता है।
फाइल फोल्डर आप जानते ही हो, हमारी जितनी भी पीडीएफ फाइल, फोटो, इमेज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रखने के लिए हम जिस डॉक्यूमेंट्री का यूज करते हैं वो आपका क्या कहलाता है भाई? फाइल फोल्डर कहलाता है। ठीक है, तो फोल्डर नहीं होगा, रिसाइकिल बिन नहीं होगा। इसके अलावा बात करें तो हाल ही में जोड़ी गई रिसेंटली एडेड स्क्रीन, ये आपकी वो कहलाती है, मान लो आप कोई टेप पे काम कर रहे हो तो आपने कोई नई टेप खोली, तो वो रिसेंटली का मतलब होगा उस समय जो नई टेप खुली वो वाली। तो जी जो सामान्य हमारा आंसर होगा वो भाई इन चारों ऑप्शन के बेसिस पे होगा डेस्कटॉप। क्लियर? तो डेस्कटॉप इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा ये रहा, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। देखिएगा ये हमसे फिर से पूछा है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइसेज की बात करें तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए हमारे कौन कौन से मुख्य आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। तो देखिएगा बात करते हैं मॉनिटर, मॉनिटर के बाद में बात करें तो प्रिंटर, प्रिंटर के बाद में बात करें तो प्रोजेक्टर। ठीक है, और प्रोजेक्टर के अलावा अगर बात करें जो आपका लाउड स्पीकर होता है ना भाई, ये भी आपका एक तरह का आउटपुट डिवाइस ही है। और फिफ्थ नंबर पे हम बात करें जो कि आपका प्रिंट मॉनिटर, प्रोजेक्ट सॉरी प्रिंटर, प्रिंटर का अपडेटेड वर्जन होता है वो होता है आपका प्लॉटर। अब ये प्लॉटर क्या होता है? देखिए हम लोग सभी मॉनिटर को जानते हैं, प्रिंटर के बारे में जानते हैं, प्रोजेक्टर के बारे में अक्सर बहुत से लोग जानते हैं, लाउड स्पीकर आप सभी ने देखा हुआ है। और प्लॉटर की बात करें तो इसको सामान्य रूप से कम स्टूडेंट परिचित होते हैं। प्लॉटर की बात करें तो भाई एक बड़े आकार की एक प्रिंटिंग मशीन होती है, ये प्रिंटर से कई गुना आकार में बड़ी होती है और इसको किसी विशेष टेबल पर, किसी विशेष बड़ी टेबल के रूप में इसको क्या किया जाता है, कहीं पर लगाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, बड़े आकार में जो भी देखिएगा, एक हमारे जो पेपर होते हैं उनके भी प्रकार होते हैं। हम पेपर का जो सामान्य रूप से हम प्रकार यूज करते हैं हमारी बेसिक लाइफ के अंदर रूटीन में, वो A4 साइज का पेपर यूज करते हैं। लेकिन अगर हम किसी बिल्डिंगों के या बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं इनकी ड्राइंग की बात करें तो वहां पर हम अलग साइज के, इनके जो आर्किटेक्ट डिजाइनर के द्वारा जो मैप तैयार किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के, बिल्डिंग का कोई भी पहले नक्शा तैयार करते हैं ना, वो बड़े पेजों पर प्रिंट आउट लिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो जो जमीन के नक्शे होते हैं, गांव के अंदर आप जाते हो, ग्राम पंचायत समिति के अंदर आप देखते हो पटवार गृह होता है, पटवार के अंदर वहां पर अगर देखो तो पूरे गांव का या तालुका का पूरा नक्शा होता है। ठीक है, तो वो नक्शे हो गए, नक्शे यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के मैप हो गए, किसी भी भूभाग का मैप हो गया, नक्शा हो गया। इसके अलावा बैनर, अब बैनर क्या होते हैं भाई, आप देखते हो चुनाव के अंदर जो नेता वगैरह लोग खड़े होते हैं तो ये अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े बड़े होल्डिंग्स लगवाते हैं, उन्हीं होल्डिंग्स को अपन बैनर बोलते हैं हिंदी में। होल्डिंग्स का मतलब प्रचार प्रसार के लिए भाई हमारे यहाँ से ये नेताजी फलानी देखी पार्टी से खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो उन वो लोग क्या करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी ऐसी जगह पर जहां गैदरिंग होती है यानी कि पब्लिक इकट्ठा होती है, चौराहे हो गए, तिराहे हो गए या मार्केट हो गए, ऐसी जगह पर बैनर लगवाते हैं। तो उन बैनरों को प्रिंट करने के लिए इस तरह का प्रिंटर यूज करते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, प्लॉटर के नाम से। इसके अंदर एक प्रिंटिंग हेड होता है और एक प्रिंटिंग हेड क्या होता है, मूवेबल होता है, और इसके अंदर यहाँ पर स्प्रे, स्प्रे जिनको क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं, जेट। इसमें क्या होता है कि अलग अलग कलर की क्या होते हैं, नोजल, नोजल, नोजल आप जानते हैं नोजल क्या होते हैं भाई? नोजल होते हैं, आप कभी आपने देखा हो तो स्प्रे वगैरह अपन करते हैं, एयर स्प्रे वगैरह होते हैं, या परफ्यूम का जो अपने पास में परफ्यूम का जो वो होता है स्प्रे, उसमें आप देखते हो तो जो परफ्यूम जब आप स्प्रे करते हो तो एक बटन को दबाते हो, तो दबाते ही जिस तरह की उसमें से स्प्रे निकलती है उसी तरीके का जो सेटअप होता है वो इसमें होता है। तो इसमें से अलग अलग कलर के नोजल होते हैं, जितना भी कलर अपन यूज करते हैं, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, जैसे कॉन्ट्रास्ट होता है उस तरह के कलर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बड़े लेवल के जो बैनर नक्शे हो गए इनको प्रिंट आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का। तो ये क्या करता है, कलर के रूप में, कलर्ड कलर्ड रूप में अपन इसको यूज करते हैं, तो इसलिए विभिन्न रंगों के रूप में आपको आउटपुट को प्रिंट करके अवेलेबल करवाता है, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं भाई, प्लॉटर के नाम से जानते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में बहुत प्रचलन में है। देखिएगा इसमें एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कंप्यूटर के द्वारा डेटा को
प्रोसेस करने का क्रम बताइए। इसी के बेसिस पे देखिएगा ये क्वेश्चन आता है। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो भाई ये होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं देखिएगा, उससे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, कंप्यूटर के द्वारा डेटा को प्रोसेस करने का क्रम। तो सबसे पहले हम इनपुट यूनिट की सहायता से कंप्यूटर को, सीपीयू को इनपुट देते हैं, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट यूनिट्स की मदद से यूजर को इंस्ट्रक्शन के अनुसार आउटपुट परिणाम उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल राइट क्रम है। इसी के बेसिस पे देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा है, मेमोरी को उसकी संग्रहण यानी कि स्टोरेज क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा आपकी मेमोरी जो कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से हम बात करें तो थोड़ा सा इसको अपन डिटेल में देखते हैं भाई, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखेंगे। देखिएगा नई हमने स्लाइड ले ली, इसमें देखते हैं हम। देखिएगा आपकी मेमोरी की बात करें तो मेमोरी संपूर्ण टॉपिक को हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करें आपकी मेमोरी, तो मेमोरी मुख्य रूप से आपकी कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इसी को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी को हम द्वितीयक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी। फिर से हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये फिर से दो प्रकार की होती है भाई। आपकी एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम को हम जिस नाम से जानते हैं वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को हम जिस नाम से जानते हैं वो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। अब इनकी और हम बात करते हैं, मुख्य रूप से दो क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि स्थायी प्रकार की मेमोरी कौन सी होती है, अस्थायी प्रकार की। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपकी रैम होती है ना, ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी का मतलब होता है भाई साहब अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। और रोम की बात करें तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। इसकी अगर बात करें तो ये स्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है अस्थायी कौन सी है, स्थायी। दूसरी हम बात करें तो जो रैम होती है वो आपकी वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम होती है जो आपकी नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसमें डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो जो रैम होती है आपकी बार बार रिफ्रेश हो रही होती है क्योंकि सीपीयू के साथ में डायरेक्ट ये इंटरेक्ट करती है। ये जो रैम और रोम यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है जो डायरेक्ट सीपीयू के साथ में डायरेक्ट संपर्क में होती है। और जबकि सेकेंडरी मेमोरी होती है जो सीपीयू के साथ में क्या होती है, इनडायरेक्ट संपर्क करती है। इनडायरेक्ट होने के कारण इन्हीं को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं भाई। एक्सटर्नल मेमोरी होती है बाह्य मेमोरी, इसको हम बाहर से कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी प्रकार की मेमोरी को। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया रैम। अब आगे हम बात करते हैं तो रैम के फिर से दो प्रकार होते हैं, एस रैम और दूसरा प्रकार होता है भाई साहब आपका डी रैम। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है आपका स्टैटिक रैम या स्टैटिकल रैम, और डी रैम की बात करें तो डायनेमिक रैम। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि जो आपकी स्टैटिकल रैम होती है ना, जो इसकी रिफ्रेश की जो कैपेसिटी होती है, रिफ्रेश का मतलब बार बार अपने आप को अपडेट करना, यानी कि लाइट जो इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में जो स्विचिंग का काम होता है, ऑन ऑफ होती है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्रेश होना कहलाता है। ठीक है, तो इसकी जो रिफ्रेश की कैपेसिटी होती है स्लो होती है, इसलिए ये क्या होती है, कॉस्ट में क्या होती है भाई, कॉस्ट में ये महंगी होती है। ठीक है, डायनेमिक रैम की बात करें तो इसकी रिफ्रेश की जो कैपेसिटी है वो फास्ट होती है, बहुत तेज रिफ्रेश होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। याद रहेगा आपको। अब आगे हम बात करते हैं आपकी रोम की। तो रोम की बात करें तो रोम आपकी फिर से कितने प्रकार की होती है भाई? रोम तीन प्रकार की होती है, पी रोम,
ईपीरोम और डबल ईपीरोम। पीरोम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम की बात करें तो इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपीरोम की बात करें तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिएगा वर्क क्या क्या होता है। अगर पीरोम की बात करें तो देखिए पीरोम के अंदर अगर कोई प्रोग्राम एक बार में इसमें स्टोर करवा दिया जाता है पहले से, तो उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई एरर टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, तो हम उसको बदल नहीं सकते। एक बार स्टोर हो गया तो हो गया, ठीक है। तो वो होती है आपकी पीरोम। इसमें एक बार में कोई प्रोग्राम एक बार ही स्टोर होता है। ईपीरोम की बात करें तो किसी विशेष परिस्थिति में कोई एरर आ जाती है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, ईपीरोम के प्रोग्राम में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी विशेष तकनीक जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में हम डेटा को पहले मिटाते हैं विशेष तकनीक से, और फिर उसमें नया डेटा हम डाल सकते हैं। जबकि डबल ईपीरोम की बात करें तो जो ईपीरोम के अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे उनको दूर करने के लिए डबल ईपीरोम का हमने उपयोग करना शुरू किया। इसके अंदर विद्युत सिग्नल्स के द्वारा हम डेटा को मिटाते हैं और फिर नया डेटा इंसर्ट करते हैं। देखिएगा आगे हम फिर से बात करें जो मेन चीज है उसके ऊपर, ठीक है। अभी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में और जान लेते हैं। आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी भी बात कर ले हम, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहे किसके अंदर कौन सी मेमोरी आती है, तब जाके हम उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसी को सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है मैग्नेटिक और दूसरी होती है भाई वो आपकी कौन सी मेमोरी होती है, ये ऑप्टिकल। अब आपकी हम मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर बात करें तो ये फिर से दो प्रकार की होती है, एक होता है मैग्नेटिक टेप और दूसरी होती है मैग्नेटिक डिस्क। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की। तो मैग्नेटिक टेप क्या होता है, वही जो आज से पहले के इस तरह के जो इसमें ऑडियो कैसेट्स हुआ करती थी, ठीक है, जो कि शादी ब्याहों में आपने देखा हो, विवाहों में। तो पहले अपन क्या करते थे, वीडियो कैसेट जो वीडियो कैमरा हुआ करते थे उनकी रील वाली हुआ करती थी, जिसको अपन वीसीआर वगैरह में देखा करते थे, ठीक है। और ऑडियो कैसेट के अंदर भी एक क्या हुआ करती थी, रील या रिबन के जैसी मेमोरी हुआ करती थी। इसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेप हुआ करता था। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो इसके अंदर भी आयरन ऑक्साइड और मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेप हुआ करता था इन डिस्क में, ठीक है। ये अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है, और ट्रैकों पे अपने डेटा को स्टोर करने के काम में ली जाती हैं। आगे फिर से हम बात करें तो जो आपकी मैग्नेटिक मेमोरी है इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के बारे में। ये आपकी कहलाती है मैग्नेटिक मेमोरी। अब हम बात करते हैं आपकी ऑप्टिकल मेमोरी की। तो ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर हम बात करें तो इनके अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेप होता है और ये सेम उसी प्रोसेस पे काम करते हैं जिस पर मैग्नेटिक डिस्क होती है। इसमें भी डेटा का जो स्टोर होता है वो ट्रैक और सेक्टर के रूप में ही होता है। इसमें बात करें तो जो हमारी सीडी और डीवीडी, ये दोनों जो डिस्क आती हैं ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क में आती हैं, ठीक है। सीडी की फिर से बात करें तो सीडी तीन प्रकार की होती है, सीडी रोम, ठीक है, दूसरी होती है WORM, ठीक है, ये होती है रीडेबल, ये होती है राइटेबल, और दूसरी एक और होती है री राइटेबल। ये इसके सीडी के तीन प्रकार होते हैं। और सीडी की जो कैपेसिटी होती है ना, स्टोरेज, वो कैपेसिटी आपकी सीडी की कम हुआ करती थी, 720 MB के आसपास। इसी चीज को दूर करने के लिए हमने डीवीडी का यूज करना शुरू किया। इसकी मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB हुआ करती थी। इसके बाद में बात करें तो मार्केट में आई ब्लू रे डिस्क।
जिसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी 25 जीबी के आसपास हुआ करती थी। इसके बाद में बात करें तो जो आपकी वर्तमान में फ्लैश ड्राइव है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, उन सबको हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं इस समय। ठीक है, अब देखिएगा मेन क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं। मेन क्वेश्चन आपका था कि आपका जो मेमोरी का आपको क्रम बताना था, जो भी कौन सा बताना था भाई, बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा बताना था आपको, मेमोरी का बढ़ता हुआ क्रम बताना था। तो देखिएगा अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है भाई, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। सीपीयू की अगर हम बात करें तो सीपीयू के अपने खुद के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। तो यहां पर आप ये देख पा रहे हो रजिस्टर, ये भी भाई साहब आपकी क्या होती है, एक तरह की मेमोरी होती है। इसकी बात करें तो ये बहुत सूक्ष्म मेमोरी होती है आपकी। सूक्ष्म का मतलब आकार में छोटी। और ये तो साइज की बात हो गई। अगर अपन स्पीड की बात करें तो स्पीड में बोले तो बहुत तीव्र गति की मेमोरी होती है। डेटा की जो प्रोसेस करने की इसकी कैपेसिटी होती है बहुत फास्ट होती है। ठीक है, दूसरी हम बात करें तो ये हो गया भाई आपका सीपीयू। इसके बाद में जो बात करें, ये सीपीयू खुद के पार्ट है। इसके बाद में अगर बात करें तो कंप्यूटर का जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके साथ में अगर आप देखो तो अलग से एक एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी जुड़ी हुई होती है। ये आपकी कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो देखिएगा जब भी प्रोसेस का काम सीपीयू आपका करता है तो सबसे पहले संपर्क करता है, वो करता है रजिस्टर से। अगर कोई डेटा रजिस्टर में नहीं है तो फिर वो संपर्क करता है आपका प्राइमरी मेमोरी से। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपकी रैम और रोम आते हैं, यानी कि सीपीयू के रजिस्टर के बाद में जो संपर्क करने का कार्य है वो किससे करता है भाई, रैम रोम यानी कि प्राइमरी मेमोरी से। और सीपीयू जो संपर्क करता है ना प्राइमरी मेमोरी से, इसी के बीच में एक मेमोरी और होती है, उसको हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं, जिसको हम कैश या कैच मेमोरी भी बोलते हैं, कैचे मेमोरी भी बोलते हैं बहुत से लोग। कैश मेमोरी या कैचे मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी है। तो यहां पर आप देखिएगा सबसे पहली हमारी मेमोरी हो गई, हम आकार में बात कर रहे हैं अभी साइज के अनुसार। ठीक है, साइज के रूप में फॉर्मेट में बात करें तो सबसे छोटी मेमोरी हुई हमारी रजिस्टर। रजिस्टर के बाद में हुई हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद में हुई हमारी प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम और रोम हो गई। ठीक है, मैक्सिमम जो यूज करते हैं हम रैम को ही करते हैं। ठीक है, रोम में स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के लिए काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में हमारी जो प्राइमरी के बाद में हो गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये आपका जो एक क्रम हुआ ना, वो इस तरीके से बना भाई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाने जा रहा हूं मैं आपको। जो आपका क्रम बना, तो इसको हम जो समझेंगे ना वो इस तरीके से समझेंगे। देखिएगा एक पिरामिड के रूप में समझिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा अगर साइज की बात कर रहे हैं तो देखिएगा इस एरिया का साइज क्या कम है क्या भाई, तो इसके अंदर हम लिखेंगे रजिस्टर। फिर इससे बड़ा एरिया हुआ ये, इसके अंदर होती है आपकी कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। अब हम बात करें इसके बाद में आपकी कौन सी मेमोरी आ जाती है, प्राइमरी मेमोरी, जिसमें आपकी रैम और रोम आ जाएंगी। इसके बाद में आपकी कौन सी मेमोरी आ जाती है, सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव सभी आ जाएंगी। अब देखिएगा इसके अंदर अगर अपन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हो आप, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, आकार में कमी हो रही है। ठीक है, आकार में कमी हो रही है ना। तो अकॉर्डिंग टू साइज बात करें तो इधर ही इधर क्या है, हाई, और ऊपर ही ऊपर क्या है, लो। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटे आकार की मेमोरी, अति सूक्ष्मतम मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर होती है। और अगर हम इधर देखें, इधर क्या हो रहा है भाई,
इधर हम बात करेंगे, इधर तो हमने करी आकार की, ठीक है, और इधर हम बात करेंगे स्टोरेज की। स्टोरेज की बात करें तो संग्रहण क्षमता की, जिसको हम स्टोरेज कैपेसिटी बोलते हैं। तो देखिएगा सबसे कम स्टोरेज किसका होगा आपका, इधर होता है लो स्टोरेज। तो रजिस्टर जो मेमोरी है उसका होगा, स्टोरेज की बात करें तो बहुत सूक्ष्म होगा, बहुत कम होगा। और अगर हम सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी मेमोरीज की बात करें स्टोरेज की, तो हार्ड डिस्क का जितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है अदर मेमोरी की तुलना में क्या होती है भाई, सर्वाधिक होती है। इसलिए सबसे हाई स्टोरेज किसका होगा, वो होगा आपका भाई साहब सेकेंडरी मेमोरी का। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज के रूप में बताना था बढ़ते हुए क्रम में। तो स्टोरेज के रूप में अगर हम समझें तो देखिएगा अपन ने स्टोरेज के रूप में बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, यहां से होगा ना लो से और हाई की ओर होगा कि नहीं होगा भाई। तो क्या हो जाएगा हमारा रजिस्टर, रजिस्टर के बाद में कैचे मेमोरी, कैच मेमोरी के बाद में हमारी रैम हो जाएगी, और रैम के बाद में हो जाएगी हमारी हार्ड डिस्क हो जाएगी। क्या क्वेश्चन में हमारे में ये ऑप्शन है क्या, तो देखिएगा रजिस्टर, कैशे मेमोरी, रैम और हार्ड डिस्क, तो बी इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट बताइएगा आपको कितनी सारी चीजें मैंने यहां पे समझाई, क्या आपको ये समझ में आई क्या, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है। तो देखिएगा ये जस्ट आपको अभी समझाया मैंने, तो आप फटाक से इसका आंसर दीजिएगा। कैसे मेमोरी, देखिएगा सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा, तो क्या भाई हार्ड डिस्क का ही होता है क्या, हाँ या ना में आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हार्ड डिस्क का हमारा सबसे बड़ा आकार होता है स्टोरेज का। विंडो 95 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो देखिएगा ये जो आपका थर्ड पोर्शन है राजस्थान पटवार वालों, ये जो थर्ड पोर्शन है आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है आपका जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड। सीयूआई के अंदर बात करें तो सर्वप्रथम जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया गया था वो सीयूआई, कमांड यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं इसको, वो था भाई साहब आपका एमएस डॉस। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन काफी एग्जामों में पूछा गया है कि सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसका उदाहरण है, ठीक है, कौन सा उदाहरण सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो केवल और केवल एमएस डॉस। जबकि जीयूआई की बात करें तो लाइनक्स, यूनिक्स और विंडो, और विंडो के अलग अलग प्रसंस्करण है जिसमें हम बात करते हैं एक्सपी, ठीक है, 95, 98, 2003, 5, 7, 8, 10, ठीक है, एटसेट्रा। ये सभी आपके क्या है, जीयूआई बेस्ड, ठीक है। डिटेल में अपन बात करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा भाई, क्वेश्चन से क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, 95। क्योंकि अगर हम जीयूआई और सीयूआई को फिर से दो प्रकार होते हैं, आपका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसके फिर से दो प्रकार होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सिंगल यूजर किसका प्रकार होता है भाई, विंडो 95 जो सर्वप्रथम प्रचलन में आई आपकी जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हम पहले सिंगल यूजर किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और वर्तमान में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं सर्वाधिक प्रचलन में इस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो 10, ठीक है। विंडो 10 को अधिकांश जितनी भी फर्म है सॉफ्टवेयर कंपनियां यूज कर रही हैं, ठीक है। जबकि अभी लेटेस्ट विंडो देखे तो मार्केट में आ चुकी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र को चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। देखिएगा वर्तमान समय में आप जितने भी एग्जाम देते हो ऑब्जेक्टिव, जिनके अंदर ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे अभी बात करें, अभी हाल ही में आपका रीट का एग्जाम हुआ था, ये ऑफलाइन हुआ था, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दिया गया था। इसके अंदर आपको क्या दी जाती है, एक ओएमआर सीट दी जाती है, ओएमआर सीट। इसके अंदर क्या होता है, आपकी डिटेल होती है, बारकोड के
बार कोड लगे हुए होते हैं इस पर, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी आपकी क्वेश्चन की बुकलेट में होते हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उस बुकलेट में क्वेश्चन जैसे 100 होते हैं, ठीक है। बहुत सी एग्जामों में किसी किसी में 150 होते हैं, तो 150 इसमें क्रमांक लगे हुए होते हैं। और इसके अंदर पर्टिकुलर आपको 4 ऑप्शन होते हैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन के। जिस तरीके से हमारे पास में ए बी सी डी है, वैसे ही यहां पर भी ए बी सी डी इस ओएमआर के अंदर मेंशन होते हैं। और जैसे पहले क्वेश्चन का मान के चलते हैं, ये क्वेश्चन है और आपने आपका इसका राइट आंसर कर दिया ओएमआर, का क्या है बी, और बी को आप ओएमआर में क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे। तो इस ओएमआर को आपकी को चेक किया जाएगा, ना कि आपका ये ऑब्जेक्टिव जो बुकलेट आपको वहां पर एग्जाम में दी जाती है, इसको तो लेकर के आप घर आ जाते हो, ठीक है। केवल वहां पर आपकी जो जमा की जाती है वो होती है ओएमआर सीट। तो इसी ओएमआर सीट को कंप्यूटर से चेक करने के लिए हम जिस इनपुट डिवाइस को काम में लेते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है भाई, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये एक तरह की क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है। यहां पर हम सभी इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो आपकी ओएससीआर भी इनपुट डिवाइस है, एमआईसीआर भी इनपुट डिवाइस है। इनकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। ओसीआर का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भाई साहब रीडर नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। ओसीआर में आर का मीनिंग होता है रिकॉग्नाइजर, ठीक है। एमआईसीआर की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके अलावा कार्ड रीडर है ना, जो आपका कार्ड रीडर किसी भी तरह का कोई आपका उपकरण नहीं है, ये एक तरह का क्या है, विशेष तरह का एक डिवाइस है, जो क्या करता है, जितने भी आपके मेमोरी कार्ड जो फ्लैश होते हैं ना, जिनको अपन फ्लैश मेमोरी के अंदर पढ़ते हैं मेमोरी कार्ड, उन मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर के साथ में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक यूएसबी पोर्ट होता है, मेल, ठीक है। और इसके अंदर एक सॉकेट होता है, इस सॉकेट के अंदर आप पीछे से मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करते हो, और फिर ये इसको सीपीयू के साथ में इंटरफेस कर पाता है। तो क्या आपको ये चीज एक समझ में आई क्या? तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओएमआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस की हम बात करें स्टूडेंट, देखिएगा आउटपुट डिवाइस, तो मैंने आपको जस्ट बताया था आउटपुट डिवाइस हम 4 से 5 प्रकार के होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, इसके अलावा बात करें तो प्रोजेक्टर और लाउड स्पीकर। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा हमारा ओसीआर। ओसीआर तो भाई आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है। माउस भी आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है। वेव कैम भी आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो यहां पर जो प्रोजेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, एक तरह का आपका आउटपुट डिवाइस। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में परिवर्तन पूर्वक अंडो करने के लिए किस शॉर्टकट की का, देखिएगा दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक होता है अंडो और एक होता है आपका रिड्यू, ठीक है। अंडो का मतलब क्या होता है, मान लो आप आपके मॉनिटर पर कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है। आप मॉनिटर की स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रहे हो, आपने लिखा कंप्यूटर, ठीक है। और मान के चलो गलती से आप कंप्यूटर लिख रहे थे, देखिएगा नीचे आपने कंप्यूटर लिखा, यहां पर आपसे क्या हो गया, यू मिस हो गया लिखते समय, ठीक है। तो आपका कर्सर इस समय यहां पर है, स्क्रीन को थोड़ा सा अपन बढ़ा लेते हैं। कर्सर क्या होता है कि जो भी ये ब्लिंकिंग इस तरीके से चलता रहता है, जब जब हम टाइप करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। और पॉइंटर के रूप में जब कर्सर होता है तो इस तरह तीर के रूप में होता है, इसको भी हम कर्सर बोलते हैं। बहुत से लोग कर्सर बोल देते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे कीबोर्ड से बैक स्पेस की को दबाते हैं, और बैक स्पेस से क्या होता है, बैक स्पेस की क्या करती है, आपकी जो भी आपका वर्ड लिखा हुआ है उसका जो कैरेक्टर अक्षर होता है, ठीक है, उसको क्या करती है, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ मिटा देती है। तो मान लो आपको यहां पे यू लिखना था, तो आप क्या करोगे, बैक स्पेस से आप इनको मिटाते चलोगे, मिटा दोगे ना भाई, बैक स्पेस से आप इनको बैक स्पेस से मिटा दोगे आप,
और आपका ये जो कर्सर था यहां पर आ जाएगा। लेकिन आप तो नहीं, यू नहीं लिखना चाहते, आप तो चाहते हो फिर से हमारा यहां पर क्या लिखा हुआ था, TER लिखा था वो आ जाए। तो देखिएगा जो चीज मिटाई, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको फिर से लाने को, जो चीज मिटाई ना उसको हम फिर से लाने को, TER को मिटा करके हम फिर से लेके आए, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, अंडू। और अंडू के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है CTRL+Z। लेकिन नहीं, आप तो चाहते हो नहीं, अब मूड बदल गया आपका और आप चाहते हो नहीं मैं तो स्पेलिंग को सही करूंगा। तो स्पेलिंग को सही करोगे तो आप क्या करते हो, देखिएगा मैं कर रहा हूं यहां से, देखिएगा ये फिर से चली जाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा फिर से वही चीज आ गई है, एकदम से देखिएगा जो चीज अपन ने लिखी थी ये आ गई है, ठीक है। तो ये किया, जो मैंने क्या काम किया भाई यहां पर, ये किया मैंने रीडू। तो इसको बोलते हैं CTRL+Y। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL+Y। देखिएगा ज्यादा डिटेल में अपन नहीं समझा सकते हैं, जितना कोशिश होता है उतना प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को स्टोर करने के लिए, सहेजने का मतलब होता है भाई सेव करना। तो यहां पर स्पीकर, स्पीकर से तो सुनते हैं हम भाई, सुनने के लिए करते हैं ना। स्कैनर, स्कैनर के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन करते हैं, नहीं। माइक्रोफोन, देखिएगा माइक्रोफोन होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वॉइस को क्या करते हैं भाई, रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रतिशत को दर्शाता है। तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो मैथ के अंदर, आपके डेटा स्टेटिक्स, स्टेटिक्स में आप पढ़ते हो डेटा मैनेजमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम आंकड़ों का प्रबंधन। उसके अंदर आप ये सभी ग्राफों के बारे में पढ़ते हो, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट। अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस तरह का कोई भी डेटा एनालिसिस करते होंगे, 2007 में किसी गांव की जनसंख्या इतनी थी, 2008 में इतनी थी, ठीक है, इस तरह का ग्राफ। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस तरह के प्रतिशत के ग्राफ आप देखते होंगे, ये कोई कार्य क्षेत्र है, उद्योग धंधे हैं, ठीक है, ये एजुकेशन है, ये नौकरी का क्षेत्र हो गया। तो इनका पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, किसी का 15, किसी का 10, किसी का 5, ठीक है। तो आपसे यहां पर पूछा है MS एक्सेल में 100% तक, तो 100% तक की बात करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाई चार्ट, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली 3D फिल्म, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका जो 2019 के अंदर पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, पुलिस कांस्टेबल का, उसके अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो आपको पता होगा भारत की पहली 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाथन, ठीक है, माई डियर कुट्टी चाथन ये पहली फिल्म थी 3D। सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग करते हैं। देखिएगा यहां पर कॉलम की बात करिए, तो देखिएगा आप जब भी काम कर रहे होते हो आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर, आप किसके अंदर, MS एक्सेल के अंदर, ठीक है, इस प्रोग्राम को खोले हुए हो, तो इसके अंदर क्या होता है आप देखते हो बहुत सारी इस तरह का रो और कॉलम का सेट होता है। तो इसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि देखिएगा पहला कॉलम आपका 1 2 3 4 5, तो आप चाहते हो विषम 1 3 5 को अलग, 2 4 2 4 यानी सम कॉलम्स को अलग इंडिकेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो, बैंडेड कॉलम का यूज करते हो। किसका करते हो भाई, बैंडेड कॉलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा ये आप स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्यों है, आप सभी परिचित हो इससे। जब भी आप ब्राउजर गूगल क्रोम यूज करते हो इंटरनेट के लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए, तो जब भी कुछ गोपनीय क्या होता है, गोपनीय आपकी वेबसाइट होती है, समझ गए होंगे आप।
उन वेबसाइट को आप जब भी खोलने का प्रयास करते हो तो वो डायरेक्ट गूगल क्रोम में नहीं खुलती हैं। उनके लिए आप पर्टिकुलर ब्राउजर का एक फीचर होता है, ऐसा लोगो आपने देखा होगा, एक कैप होती है इस तरह का, ठीक है। इसको आप जैसे ही ऑन कर लेते हो तो आप गोपनीय मोड में चले जाते हो और वहां पर आप कोई सी भी वेबसाइट को ऑन कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को हम जिस नाम से जानते हैं, इस मोड को जिस नाम से जानते हैं, वो कहलाता है इनकॉग्निटो विंडो मोड। इनकॉग्निटो विंडो मोड क्या कहलाता है भाई? इनकॉग्निटो विंडो मोड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर? देखिएगा हमने डिटेल में समझा था सारी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो यहां पर हमसे पूछा है इंपैक्ट। इंपैक्ट की बात करें तो जिनमें चोट या प्रहार के द्वारा प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, ठीक है। और नॉन इंपैक्ट पढ़े थे हमने, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिना प्रहार के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक के द्वारा प्रिंटिंग का कार्य करते हैं, जैसे लाइट बीम के द्वारा, ठीक है। तो आपका थर्मल नॉन इंपैक्ट, इंकजेट नॉन इंपैक्ट, लेजर नॉन इंपैक्ट, केवल और केवल जो डॉट मैट्रिक्स है ये आपका हो जाएगा इंपैक्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। त्वरित पहुंच का मतलब है काफी बार आप इंटरनेट पर जब ब्राउजिंग कर रहे होते हो, ठीक है, सफरिंग कर रहे होते हो, तो आपको क्या है, जैसे आपको ने कोई पीडीएफ के लिए कोई वेबसाइट यूज करी, ठीक है, www एग्जाम लाइव, ठीक है, .com आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, ठीक है। जैसे ही आपने वेबसाइट ओपन करी, ठीक है, और आपको ये पसंद आ गई है कि इस पर अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि इसको आप रोज की रोज आपको अपडेट मिलता रहे, जैसे करंट का अपडेट मिलता रहे, कुछ भी मिलता रहे, तो आप इसको क्या करोगे, आपके बुक मार्क के अंदर इसको क्या कर लेते हो, सेव कर लेते हो। तो बुक मार्क में हम जिस एड्रेस को सेव कर लेते हैं तो उसको हम त्वरित यानी कि तुरंत एक्सेस कर सकते हैं, बार बार आपको एड्रेस डालने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक्सल्स की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो देखिएगा जब हम मॉनिटर को डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो मॉनिटर के अंदर हम मुख्य रूप से 3-4 पॉइंट देखते हैं। पहला हम देखते हैं पिक्सल, दूसरा हम देखते हैं डॉट या पिच, तीसरा हम देखते हैं रेजुलेशन, चौथा हम देखते हैं ब्राइटनेस, और इसके अलावा हम पांचवा पॉइंट देखते हैं कि हम मॉनिटर की जो साइज होती है इसको कैसे नापते हैं। जो मॉनिटर या लैपटॉप के जो स्क्रीन की साइज होती है इनको हम विकर्णवत नापते हैं, ठीक है, डायगोनल शेप में हम नापते हैं। वर्तमान में हम देखें तो 15, 15.5, 14.9 इसके इंच के फॉर्मेट में मार्केट में अवेलेबल है। अगर डेस्कटॉप मॉनिटर की बात करें तो आप देखते हो 18 इंची का, 19 इंची का, 20 का, 21 का मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, ऐसा नहीं है यही फिक्स है। ब्राइटनेस की बात करें तो आप देखते हो ब्राइटनेस को चमक बोलते हैं कि स्क्रीन की कितनी क्लियरिटी है, पिक्चर को देखने पर जब अपन को स्पष्ट दिखाई देती है उसको। और ये ब्राइटनेस से ही रिलेटेड है आपका रेजुलेशन, जो वर्तमान में आप देखते हो आपकी जो क्वालिटी होती है पिक्चर क्वालिटी, जिसको आप हाई डेफिनेशन बोलते हो HD, ठीक है, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन UHD। इसके अलावा वर्तमान समय में अपन बात करें तो 4K, 2K, इस तरीके से रेजुलेशन को अपन क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, और इसी के अनुसार अपन मार्केट से LED LCD परचेज करते हैं। पिक्सल होता है भाई जो आपकी स्क्रीन होती है, इस पर जो बहुत सारे डॉट डॉट से आपको गौर से देखो तो आपको दिखाई देते हैं, तो ये डॉट आपके क्या कहलाते हैं, पिक्सल। और किन्हीं भी दो पिक्सल के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी कहलाती है पिच। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होता है, हो जाएगा रेजुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य? देखिएगा यहां पर कैश बोले, रैम बोले, कोई सी भी बोल दे, या सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप मेमोरी साइज के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट। तो आपको पता होगा क्या होती है भाई, बिट, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट। क्योंकि अगर मेमोरी की बात करें तो सबसे पहले मेमोरी बात करें तो आपकी मेमोरी के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी डिजिट के रूप में होता है। तो बाइनरी का बी और डिजिट का इट,
बी प्लस इट दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं आपके बिट। तो बाइनरी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कहलाती है आपकी बिट। आगे अगर हम बात करें तो 8 बिट का जो समूह होता है वो आपका कहलाता है 1 बाइट। ऐसे ही बात करें 4 बिट का जो समूह होता है वो कहलाता है 1 निब्बल। और इसके अलावा हम बात करें और, ठीक है, जब हम बात कर ही रहे हैं तो और देख लेते हैं भाई। देखिएगा आगे अगर हम बात करें तो देखिएगा आपको पता होगा 1024 बाइट की बात करें तो इसका मतलब होता है किसके बराबर होती है 1 केबी के। 1024 केबी की बात करें तो ये आपकी बराबर होती है 1 एमबी के। 1024 एमबी की बात करें तो ये आपकी 1 जीबी के बराबर होती है। 1024 जीबी की बात करें तो ये आपकी 1 टीबी। सामान्य रूप से हम वर्तमान में हम यहां तक ही यूज करते हैं, ठीक है। वर्तमान में हम 200 टीबी तक का डेटा ही हम स्टोर करके रख सकते हैं, इसके अलावा फिर हमको अदर उसमें जाना पड़ता है। इसके अलावा आप बात करें हम तो देखिएगा मेमोरी के साइज आगे और भी है। अगर हम बात करें 1024 जीबी टीबी की, सॉरी टीबी की बात करें, ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए। इसको भाई किलोबाइट बोलते हैं, इसको मेगा बोलते हैं, इसको गीगा बोलते हैं, इसको टेरा बोलते हैं, ठीक है। ये होता है 1 पीबी, इसको पेटाबाइट बोलते हैं, पेटाबाइट, ठीक है। 1024 पीबी की बात करें तो ये होता है 1 ईबी, इसको बोलते हैं एक्साबाइट, ठीक है। आगे हम 1024 ईबी की बात करें तो ये आपका बराबर होता है 1 जेडबी के, इसको बोलते हैं जेटाबाइट। जेटाबाइट। आगे हम बात करें 1024 जेडबी की तो ये आपका वही बराबर होता है 1 वाईबी के, इसको बोलते हैं योटाबाइट। और आगे हम बात करें 1024 वाईबी की, ये होता है आपका 1 बीबी के बराबर, इसको बोलते हैं ब्रूनेटोबाइट। और वर्तमान में मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट की बात करें, ये आपकी 1024 बीबी के समतुल्य होता है कितना 1 गीओप, GEOPE बाइट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमसे केवल हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था 2 एमबी, तो देखिएगा 2 एमबी की बात करें, 2 एमबी की बात करें तो यहां पर 2 तो यो क्यों रहेगा, 1 एमबी में कितना होता है भाई, 1 एमबी में कितना होता है 1024 केबी होता है क्या। तो देखिएगा 1024 केबी, केबी वाला कोई ऑप्शन है क्या, तो सब बाइट में हमारे पास। तो हम फिर से चेक करते हैं, एक केबी किसके बराबर होता है, एक केबी आपका किसके बराबर होता है भाई 1024 के बराबर, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 गुणा 1024 और अब 1 केबी की क्या वैल्यू रख देंगे हम 1024 बाइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट, क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। तो देखिएगा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, पूछा है स्टूडेंट आपसे, ध्यान रखिएगा। मेमोरी मैनेजमेंट होता है, डिवाइस मैनेजमेंट होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट भी होता है, मालवेयर से सुरक्षा ये नहीं होता। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फायरवॉल यूज करते हैं, ठीक है। फायरवॉल जो कि आपका क्या करता है, वायरस से सेफ्टी अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हो जाएगा मालवेयर से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है आपका एसएमपीएस का पूरा नाम। तो एसएमपीएस का आपका पूरा नाम क्या होता है भाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा आप। एक यूपीएस का ध्यान रखिएगा, अन इंटरप्ट पावर सप्लाई। एक आपकी एसी होती है, एक डीसी होती है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट, इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट करंट। और एसएमपीएस का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस प्रबंधन कार्य का भाग है? ठीक है, यूजेज और प्रोसेस। तो प्रोसेस मैनेजमेंट हो जाएगा भाई, सीधा सा है क्वेश्चन, प्रोसेस मैनेजमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया था कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का। कौन सा? जीयूआई और सीयूआई। सीयूआई में हमने बात करी थी एमएस डॉस की, इसमें बात करी थी हमने लाइनक्स, यूनिक्स और विंडो। तो आपके देखिएगा एमएस, इसके अलावा देखिएगा और भी होते हैं, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे मैक है, मैक ओएस आपका आईफोन का होता है, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं भाई, ये इसलिए डिस्कस नहीं किया। ऐसे ही एंड्रॉइड की बात करें, एंड्रॉइड आपका किसका होता है भाई? वर्तमान में जो आप मोबाइल यूज करते हो एंड्रॉइड मोबाइल फोन, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी फोन होते थे, QWERT, जिनमें कीबोर्ड हुआ करते थे। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो केवल बायोस। बायोस भाई आपका एक तरह का क्या होता है? प्रोग्राम होता है, जो कि आपका किसके अंदर स्टोर होता है? रोम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो आपका बायोस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रिया लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है। तो भाई मैंने आपको बताया क्या, सीपीयू के तीन मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। इनमें जो एएलयू होता है ये आपका गणितीय व तार्किक, यानी कि मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन करने के काम में आता है। सीयू आपका नियंत्रण का कार्य करता है, और ये आपका डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है, माइनर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर एएलयू। एएलयू इज राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाओं को तो एएलयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक? देखिएगा आ गया क्वेश्चन, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पूछा भाई, नहीं है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया भाई, जीयूआई बेस्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करें तो लाइनक्स, यूनिक्स, ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसके अलावा बात करें आपके एंड्रॉइड, मैक, विंडो, ये सभी आपके कौन से हैं? जीयूआई। और सीयूआई कौन सा होता है? केवल और केवल आपका एमएस डॉस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो देखिएगा इंटरनेट के पोर्शन में से क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, ठीक है, टिंडर, मोजाइला फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। टिंडर भाई, टिंडर एक तरह की एप्लीकेशन है, और ये उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में अपने आप को अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं भाई, टिंडर अपने मोबाइल में जाए, प्ले स्टोर पर जाकर के टिंडर ऐप डाउनलोड करें और दुनिया भर में अपने नए नए दोस्त बना सकते हैं। तो ये फ्रेंडशिप का एक एप्लीकेशन है भाई, आपको बता दूं जिनको पता नहीं हो, ये फ्रेंडशिप करने का एप्लीकेशन है। तो दुनिया भर के जो लोग होते हैं, निठल्ले नल्ले, जो अकेले लोग होते हैं ना, वो इस पर जुड़े हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टिंडर। प्रिंटर के रेजुलेशन का मापन किस में किया जाता है? तो मैंने देखिएगा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपसे पूछा प्रिंटर का, अगर ये मॉनिटर का पूछ लेता, अगर ये मॉनिटर का आपसे पूछता, ठीक है, तो आप क्या आंसर करते? क्या क्या आंसर करते? डॉट पर इंच। और यहां पर आपसे पूछा प्रिंटर का, अब पूछा क्या है भाई, देखिएगा, मॉनिटर में भी डॉट पर इंच करते और प्रिंटर में भी। रेजुलेशन पूछा है, रेजुलेशन आपका किससे संबंधित है भाई? रेजुलेशन से। और रेजुलेशन से ही संबंधित क्या है आपका? मॉनिटर। और रेजुलेशन किससे संबंधित होता है? पिक्चर, पिक्चर क्वालिटी या क्लियरिटी। और पिक्चर क्वालिटी की जब जब बात होगी तो वो आपका किस में नापा जाता है? डॉट पर इंच में। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रति इंच डॉट हो जाएगा। प्रति इंच डॉट या डॉट पर इंच एक ही बात है। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि प्रिंटर का जो प्रिंटिंग का मापन होता है, प्रिंटिंग का, ये आपका पेपर है, पेपर पर जो प्रिंटिंग का है, तो इस समय आपकी क्या बात होगी?
पिक्चर की बात होगी, पिक्चर की क्वालिटी की बात होगी, तो उसको किस में नापते हैं भाई हम? अगर इमेज की बात कर रहा है तो फिर से हम उसको किस में नापेंगे? पिक्चर की क्वालिटी को तो इसी में नापेंगे, डॉट पर इंच में। अगर कैरेक्टर की बात कर लेता कि जो आपका डेटा है कोई पीडीएफ है, तो उसको हम नापते प्रति कैरेक्टर, डॉट्स में तो नहीं नापते, पर इंच में नापते, कैरेक्टर पर इंच में। और आजकल के जो प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड होती है उसको हम किस में नापते हैं भाई? प्रिंटिंग स्पीड को हम नापते हैं प्रिंटर से, कि एक सेकंड में कितने पेज, पेज पर सेकंड, कितना पेज एक सेकंड में आपका प्रिंटर प्रिंट करता है। तो प्रिंट इंच डॉट हो जाएगा, प्रति इंच डॉट हो जाएगा, सॉरी प्रति इंच डॉट। एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो देखिएगा ये फिर से आपकी जो शॉर्टकट फंक्शन की है ना वो आ गई है। तो इससे कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? सेव एज का। देखिएगा दो चीजें होती हैं कंप्यूटर के अंदर, किसी भी फाइल को सेव करते हैं और सेव एज करते हैं। सेव का मतलब है अगर पहली बार फर्स्ट टाइम हम किसी फाइल को किसी स्पेशल नाम देकर के सेव करते हैं तो सेव करते हैं। अगर हम उसी फाइल में कुछ अपडेट करके, उसी फाइल में कुछ अपडेट करके नए नाम से सेव करते हैं ना, नए नाम से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेव एज। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेव एज। पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किसका उपयोग करते हैं? तो देखिएगा मैंने बताया था जो आपका मेन्यू बार होता है उसके अंदर एक इंसर्ट टैब होगी। इस इंसर्ट टैब पे जैसे ही कर्सर से क्लिक करोगे तो आपका नीचे एक रिबन खुलेगा, उस रिबन में क्या खुलेगा? वर्ड आर्ट। तो इंसर्ट, इंसर्ट के बाद वर्ड आर्ट में आप जाओगे तो आप क्या कर सकते हो? जैसे मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर, तो आप देखते हो बहुत सारा, अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपका क्या होगा? बहुत सारे शब्द होंगे। कंप्यूटर इज ए वेरी, जैसे वेरी एक शब्द हो गया कंप्यूटर, तो इसका जो पहला लेटर होता है ना सी और वेरी का वी, ये ऑटोमेटिकली वो क्या कर देता है? प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट अक्षर होता है ना उसको कैपिटल कर देता है इस कमांड से। तो हमारा क्या कमांड हो जाएगी भाई? इंसर्ट वर्ड। देखिएगा फिर से आ गया। जीयूआई का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है भाई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो देखिएगा हम इनपुट जब डिवाइस स्टडी करते हैं ना उसके अंदर हम कितने सारे डिवाइसेज के बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं भाई सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, इसके बाद में लाइट पेन, ट्रैक बॉल, इसके बाद में हम बात करें 6 नंबर पर स्कैनर, ठीक है, वेब कैम, 8वें नंबर पर ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, 9 नंबर पर हम ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, 10 नंबर पर जो हम पढ़ेंगे एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, 11वें नंबर पर हम पढ़ते हैं बीसीआर बार कोड रीडर, 12वें नंबर पर जो हम पढ़ते हैं क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स। इसके अलावा 13वें नंबर पर जो आपका भाई माइक होता है ना, ये भी एक तरीके से क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो आपने देखा इसके अंदर हम स्पेशली माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और ट्रैक बॉल, ये जो 4 डिवाइसें पढ़ते हैं ना, ये आपकी क्या कहलाती है भाई? पॉइंटिंग डिवाइस। काफी बार पूछ लेता है आपसे और पूछ ही लिया है। तो ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये आपकी क्या हो गई? तीनों पॉइंटिंग डिवाइस, और हमसे पूछा नहीं है तो यहां पर हो जाएगा स्कैनर। इस तरीके से आज की क्लास में भाई हमने कितना क्वेश्चंस किए आज? 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो भाई गूगल में जाकर के। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए, चाहे वो आरएसएम एसएसबी का हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई भर्ती परीक्षा का हो, या बैंकिंग सेक्टर का हो, या एसएससी का हो, ठीक है। तो देखिएगा आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, आपके टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, एक बार शेयर कर दीजिएगा। आपकी परीक्षा के अभी महज 10 दिन रहे, क्या पता इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाए, ठीक है। और क्लास आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आप अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, और मेरे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहें।